नमस्कार दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पेपर इतिहास व्याख्याता, जो कि आज था 18 तारीख को। और काफ़ी बढ़िया पेपर था आज। और यूँ कहिए कि 1 से लेकर 150 तक 20 प्रश्न मनोविज्ञान के थे और 130 प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से थे। थोड़ा बैलेंस बिगाड़ा इस बार इन्होंने। जैसे पिछले साल में जितने फर्स्ट ग्रेड हुए थे उनमें सिंधु घाटी सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के, मौर्य काल के, गुप्त काल के सवाल कुछ ज़्यादा आते थे, वो पैटर्न इन्होंने बदल दिया इस बार। और बाकी आप देखोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है। राजस्थान के सवाल भी डाले हैं इन्होंने। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी मिश्रित करी हैं कि एक स्टूडेंट से वो ऐसी उम्मीद रख रहे हैं कि उसका सारा पेपर ही अच्छा हो, मतलब हिस्ट्री पूरी उसकी बहुत बढ़िया तरीके से हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक अच्छा खासा पेपर है वो सेट किया। तो मैंने पूरे पेपर का अध्ययन किया अभी, मुझे काफ़ी अच्छा पेपर लगा। और अगर मैं एक स्टूडेंट के रूप में बैठता तो शायद इस पेपर में 90-100 प्रश्न पे अटक जाता, क्योंकि 100 प्रश्न से ज़्यादा शायद ही हो पाते, क्योंकि बाहर बैठ के करना आसान होता है लेकिन अंदर एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर भी होता है। इसमें फैक्चुअल प्रश्न भी थे, कुछ नए प्रश्न भी थे, कुछ रिपीटेड भी थे, काफ़ी अच्छा मिश्रण था, साइकोलॉजी भी काफ़ी टफ थी। तो ऐसी स्थिति में पेपर को कतई आसान नहीं कह सकते और नेट की भांति बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते। तो एक औसत से अधिक कठिन पेपर था। तो इस हिसाब से कट ऑफ भी पुराने सालों में जितनी रहती आई है लगभग उससे थोड़ी सी कम ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हालांकि मेरा बैच था और मेरे बैच के अंदर लगभग 450-500 वीडियोस बने थे। कुछ टॉपिक रह गए थे, राजस्थान हिस्ट्री के कुछ टॉपिक थे, संस्कृति मैंने पढ़ाई नहीं थी और मुग़ल कालीन पॉलिटी छोड़ दी थी टाइमिंग के अभाव में। तो लगभग आप यूँ कहिए कि 10 प्रश्नों का कंटेंट हम छोड़ चुके थे, कर नहीं पाए, और 120 का हमने कर लिया था। ठीक है, उसमें से जैसा कि मैं नोट कर पा रहा हूँ, मैंने विद साक्ष्य बात रखी है। पीपीटी बनाने में टाइम इसीलिए लगा, बाकी तो 12 बजे पेपर हुआ था, मैं आपको 2 बजते की बना के दे देता, ठीक है ना। लेकिन मुझे विद साक्ष्य बात करनी पड़ती है। इतनी देर में बच्चों के कई मैसेजेस आ गए कि आप अपनी प्रूफ सहित कि आपके लेक्चर में, आपकी वीडियोस से कितने प्रश्न आपके कंटेंट से आए हैं। तो मुझे वो सारा चीज़ें ब्यौरा देना पड़ता है, क्योंकि मैंने बच्चों से एक वादा किया था कि मैं आपको 90% सवाल मेरे कंटेंट से दिला दूंगा, आपको किताबों के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उस हिसाब से मैंने 120 का करवाया था। तो मेरा ये था कि 110 तक के प्रश्न लगभग बैठ जाएं, और यही हुआ। 100 लगभग 15 के आसपास प्रश्न है वो सीधे कंटेंट से हैं। मैं सारी चीज़ें जो है आपको अभी एक एक करके दिखाऊंगा। हालांकि आप जितनी भी पुस्तकें देख लो, ये हज़ार पेज की बड़े बड़े पोथे चेक कर लो आप, 10-12 पोथे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, आधुनिक के, मिडाइवल के, प्राचीन के। उन सारे पोथे अगर मिलाओगे तो लगभग 6-7 हज़ार पेज होंगे। जितने उनमें प्रश्न आए हैं ना, उतने प्रश्न मेरे अकेले कंटेंट से आए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि बच्चों से एक प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं आपको सिलेक्शन से भी कट ऑफ से 20% ज़्यादा ही प्रश्न दिला दूंगा, आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ पे खरा उतरा हूँ। मुझे काफ़ी संतोष है, और मेरे स्टूडेंट जितने भी मेरे से पढ़े उनको भी असंतुष्टि बिल्कुल नहीं होगी। बस मुझे थोड़ा सा दर्द इस बात का है कि मैं मुग़ल राजनीति कर नहीं पाया, और थोड़ा सा राजस्थान के 2 टॉपिक राजवंश रह गया था, और एक सामाजिक राजनीतिक जागृति रह गई थी। संस्कृति में वैसे ही नहीं पढ़ा था। अगर वो पढ़ा लेता तो शायद प्रश्न बाहर जाते भी नहीं। वर्ल्ड से 1 या 2 प्रश्न बाहर गए हैं, और प्राचीन वगैरह से सब अंदर आए हैं। मध्यकाल से भी जो छोड़ दिया उसको छोड़िए, बाकी तो सब लगभग आए हैं। आधुनिक से भी सारे आए हैं। तो देखते हैं, बात को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि मेवात अलवर वाला जो क्षेत्र है, इसमें क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। हमने स्पष्ट लिखा था सदरुद्दीन तोलाराम और गोपाल देव ने इसका जो है वो नेतृत्व किया था। तो इसका सी एग्जैक्ट आंसर है। फिर आता है दूसरा सवाल, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था। तो हमने लिखा था कि ये माणिक्यलाल वर्मा थे, और माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पे बाकी सारी डिटेल हमने यहाँ पे लिखी है। ये
हमारी वीडियो क्लासेस का प्रूफ है यहाँ पे। ताजिक कौन थे, मैंने बहुत अच्छे से बताया था इल्तुतमिश के अंदर, अमीर वर्ग, ताजिक वर्ग और तुर्कदास वर्ग। ताजिक वर्ग मैंने लिखा था कि ये गैर तुर्क मुसलमान थे, जो कि मावरा खुरासन क्षेत्र से जितने भी राजकुमार थे या प्रशासनिक अधिकारी थे या बौद्धिक वर्ग से जो लोग थे, ये सारे के सारे मंगोल आक्रमण से दुखी होकर भारत आए थे, उनको ताजिक कहा जाता था। तो सीधा सा आंसर क्या बैठता है इसका, सी बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में एक प्रश्न था। पहली विशेषता दी गई थी कि ये ग्रामीण समुदाय के लोग थे। हमने पहली लाइन ही ये लिखी थी कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ ग्रामीण थी। ये ग्राम मुख्य रूप से नदियों के किनारे, मैदानी भागों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए थे। तो ये एक कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा था कि दायमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि दायमाबाद जोरवे संस्कृति का स्थल है। जोरवे, नेवासा, सोनगांव, प्रकाश, चंदोली, इमाम गांव, थ्यूर, दाइमाबाद, ये सारे के सारे जोरवे संस्कृति के स्थान हैं। तो बी कथन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ए आपके सही है और बी गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, आपके ए उत्तर बैठेगा, क्योंकि बी गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम वो इसका उत्तर निकाल देते हैं। आगे आता है एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख, जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ। तो वो शिलालेख हमने एक नगरों की पीडीएफ दी थी बच्चों को, उसमें भी लिखा था कि धौलावीरा के दुर्ग क्षेत्र से एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ, जो कि लकड़ी का बना हुआ है। इस पर 10 चिन्ह है, एक चिन्ह का दोहराव 4 बार हुआ, सभी चिन्ह सफ़ेद जिप्सम से बनाए गए हैं। तो ये सारी बात हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से लिख ली थी और साथ साथ में यहाँ पर भी इसको लिख लिया था। ठीक है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा था कि आरंभिक राजधानी गिरिवरस थी, फिर पाटलिपुत्र वगैरह सारी राजधानियाँ भी बनी थी। तो स्टार्टिंग की राजधानी कहाँ थी, गिरिवरस में थी। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा, प्रश्न आया कि महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रश्न नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग्य किए गए हैं। तो हमने पढ़ा था महेंद्र वर्मन को, और उसमें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा था कि मत विलास प्रश्न ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें कापालिक शैवों की व्यंग्य शैली में कटाक्ष किए गए थे। तो इसमें उत्तर क्या बैठेगा, कापालिक उत्तर बैठेगा। और इसके बाद में हम वो आगे बढ़ते हैं, और उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो थोड़ा सा ये डेफ्थ में दे दिया। हालांकि हमने कोर्सिका तो लिखा था, बट कोर्सिका के अंदर भी यह एक छोटा सा गांव था, यहाँ पे ओजासियो करके, वहाँ पे इसका जो है वो जन्म हुआ था। तो कोर्सिका द्वीप उत्तर बनता अगर अजासियो नहीं होता तो अब उत्तर क्या है इसका, अजासियो। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था, तो सीधा सा निकलता है कि अजातशत्रु ने काशी का मगध में पूर्ण विलय करवा दिया था। अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में लड़ाइयों की हमने खूब सारी बातें करी थी। फिर प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने भांजा व दामाद की हैसियत से कौशल का भी पूर्ण मगध में विलय कर दिया था। तो सीधा सा उत्तर क्या बैठेगा इसका, बी बैठेगा, अजातशत्रु। इसको भी हमने ठीक तरीके से पढ़ लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या कहलाता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सचिवालय कहलाता है। ये बात हमने ठीक पढ़ी थी, बहुत सरल सवाल था, इसमें कोई अलग से कुछ था नहीं, आसान सा प्रश्न था ये। ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ब्राह्मी लिपि युक्त मिट्टी की मोहर जो है रंगमहल हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई है। ये बात भी हमारे है वो राजस्थान हिस्ट्री के पोर्शन में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमने पढ़ा था जॉन की फ्लाइंग शटल, बिल्कुल, तो इसका उत्तर ये हो नहीं सकता। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे प्रथम वाष्प चालित नौका क्लोरमेंट नाम दिया था, रॉबर्ट फुल्टन की थी ये भी उत्तर हो नहीं सकता। फिर स्वेज नहर हमने पढ़ा था लाल सागर भूमध्य सागर के बीच में फर्डिनेंड डी लेसप के नेतृत्व में बनाई गई थी, ये भी नहीं हो सकता। इसका उत्तर क्या है, साइरस मैककॉर्मिक नहीं होगा, ये था बेसिकली कार्टराइट। कौन था, कार्टराइट था। और कार्टराइट का जो आपके स्पिनिंग मशीन थी वो आपके शक्ति चालित पहला वो करगा था। ठीक है, तो सी उत्तर इसका आपके ठीक बैठ रहा है। भारत में एकता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो पहली बार अगर पूछते हैं तो भारत में एकता व्यवस्था मोहम्मद गोरी ने स्टार्ट कर दी थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी की एकता प्रदान की थी, नसरुद्दीन असवान को कच्छ की एकता दी थी उसने। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, मोहम्मद गोरी बैठेगा। और फिर हमने आगे भी लिखा था कि भारत में इस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू करने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को जाता है, जिसने स्पष्ट नियमावली वगैरह सारी चीज़ें जो है वो गई थी। तो अब इसको आप क्या मान सकते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर देखें तो हाँसी कच्छ के जो क्षेत्र थे यहाँ पे एकताएं बांटी गई थी पहली बार, किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल सहित बात की है। तो अगर ये मानते हैं तो भी आप कुछ कर नहीं सकते,
और इल्तुतमिश मानते हैं तो आप इसका लगा सकते हो ऑब्जेक्शन टाइप में, क्योंकि इल्तुतमिश से पहले मोहम्मद गौरी ने एकता बांटी थी। किसको बांटी थी? तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक को आंसी की एकता दी थी और नसरुद्दीन असवान को कच्छ की एकता दी थी। तो इस हिसाब से मुझे गौरी ठीक लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मैरी और जोसेफ का जो विवाह था, जैसे अपन द मैरिज ऑफ वर्जिन बोलते हैं, इसकी पेंटिंग किसने बनाई थी? राफेल ने बनाई थी। इसको भी हमने ठीक से लिख लिया था और वैसे भी इसको ठीक किया भी जा सकता था। विंसी और एंजेलो वैसे इस प्रकार के चित्र बनाए नहीं उन्होंने। निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता था? बहुत आसान प्रश्न था। हमने लिखा था वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहते हैं। बाकी हमने इसकी पूरी नीचे डिटेल भी लिख रखी है। तो वैदिक साहित्य, ये शायद ही किसी इतिहास के विद्यार्थी ने गलत किया हो। किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया है? तो मैंने 2 दिन पहले ही आपको सोल्यूशन करवाया था कि बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम मोमिनबाद है वो किया था। तो इसका उत्तर क्या बैठ जाता है? बी बैठ जाता है कि उसने आमेर का नाम है वो मोमिनबाद किया था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल अनुक्रमिक व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें, ठीक है। तो हमने पढ़ा ही था, गुजरात अभियान 1299 में हुआ था और देवगिरी का जो अभियान है ये हुआ था आपके 1308 के अंदर, ठीक है। मालवा हुआ था 1305 के अंदर और चित्तौड़ का जो अभियान किया गया रावल रतन सिंह के विरुद्ध, जो हम कहते हैं 1303 के अंदर इस अभियान को इन्होंने पूरा किया था यहाँ पे। तो 1303 आ जाता है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर क्या बैठेगा? 1, 4, 3 और 2, ठीक है। बी उत्तर इसका बैठ जाएगा। अगर जल्दबाजी में कोई इधर गलत कर दूं इधर सही करूं तो आप समझ जाना, कोई ऐसे ऑब्जेक्शन मत उठाना, ठीक है। आगे हो सकता है जल्दबाजी में कोई इधर उधर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्व छत्रांक कहलाता था? महापद्म नंद के अंदर हमने लिखा है कि वायु पुराण में वगैरह में कई सारी उपाधियां हैं और उसमें ये सर्व छत्रांतक, उग्रसेन, एक राट, एक छत्र, अनुलिंगित शासक, कली का अंश, भैरव जैसे नाम महापद्म नंद के दिए गए हैं। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? आपके डी बैठ जाएगा। उसके बाद में यांडबू की संधि आई थी। मैंने विलियम पिट में आपको बताया था अर्ल ऑफ एमहर्स्ट के बारे में कि अर्ल ऑफ एमहर्स्ट ने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और इस समय यांडबू की संधि जो है वो की गई थी। ये आपके इस जगह डी उत्तर है वो सीधा बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों के नाम कौन से नहीं थे? तो ये आप देख रहे हो, अष्टकुलाधिकारी, महत्तर और कुटुम्बिन, ये तीनों मैंने एक साथ ही लिखे थे। तो ये तीनों तो थे। उत्तर क्या बैठता है? आपके डी बैठता है, क्योंकि सार्थवा नहीं था, ये श्रेणियों से संबंधित था, ठीक है। तो डी उत्तर इसका बैठ जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शेख निज़ामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? तो हमने पढ़ा भी था कि सूफी मलफुजात क्या कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया के साथ खराब व्यवहार के कारण गियासुद्दीन तुगलक मारा गया। खराब व्यवहार के कई सारे कारण भी थे। हमने हुनूस दिली दुरास्ता के बारे में भी पढ़ा था। तो इसका उत्तर भी क्या बैठता है? आपके गियासुद्दीन तुगलक बैठता है, जिसके साथ निज़ामुद्दीन औलिया के संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? हमने संकीर्षा पढ़ा था, एकमात्र स्तंभ है जिसके ऊपर गज हाथी है वो स्थापित है, बहुत बढ़िया तरीके से। इसी में कंगन हली भी हमने पढ़ा था। तो आगे कंगन हली का भी एक प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, संकीर्षा का, और ये सी उत्तर इसका बैठ जाएगा। अरब लीग की स्थापना हमने 1945 लिखी थी। हालांकि बात जब बोली थी तब मैंने इसका 22 मार्च का भी बोला था, बट लिखा नहीं, थोड़ा सा ये डेफ्थ में चला गया। तो अरब लीग की स्थापना जो है वो 22 मार्च 1945 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और विकल्पों को सही चुनिए। ये काफ़ी टफ प्रश्न था और इसके उत्तर को लेके अभी भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि दास्तान अमीर हमज़ा ग्रंथ में 360 कहानियाँ तो है लेकिन 2400 चित्र नहीं है। इसके बारे में ये माना गया है कि इसके चित्र जो लगभग 2000 के आसपास है। यह आंकड़ा मुझे किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि मैं इस प्रश्न के ऊपर पूर्ण रूप से श्योर नहीं हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके ऊपर आपके ये मूलतः अरबी भाषा में रचित ग्रंथ है और इसके चाचा हमज़ा की वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख है। इसका फ़ारसी अनुवाद बाद में हुआ है और इसलिए हमज़ा पर फ़ारसी शैली का भी हम प्रभाव नहीं मानते, अरबी शैली मुख्य रूप से थी और इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों कथन जो है वो आपके गलत है, ठीक है। दोनों के दोनों कथन गलत है, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ। इस प्रश्न पे मेरे को पहला डाउट यहाँ पे बन रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक ने, हालांकि मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया भी था, बट परीक्षक की जो अप्रोच थी वो मेरी अप्रोच से कहीं अधिक इस प्रश्न में थी। मैं उस प्रश्न की तक पहुंच नहीं पाया
और आगे कोशिश करेंगे कि इसको भी हम आगे न जाने दें, बट इस बार तो ये गए। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से किस शासक ने पटियन पल्लई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी। या हमने डायरेक्ट तो नहीं लिखा था, और लिखा तो जगह नहीं मिली मुझे, लेकिन हमने यहाँ लिखा था कि करिकाल ने पत्तू पातू के यहाँ पे इस रुद्रनार को हर श्लोक पर 6 लाख मोहरें हैं वो देता था यहाँ पे। तो इसका उत्तर है वो करिकाल बैठ जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है, वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है। हमने ठीक तरीके से लिखा था कि देखो लेसेस फेयर जो है, मैंने आपको बताया भी था, एडम स्मिथ की पॉलिसी थी, जिसका मतलब था कि हस्तक्षेपवादी नीति, मतलब बाजार में गवर्नमेंट को कभी भी इंटरफेस नहीं करने चाहिए। तो वो स्वायत्तता पर बल देती थी, न कि स्वायत्तता को समाप्त करती थी। तो ये 2 बिंदु तो गलत ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये दोनों गए, पीछे बचा 3 या 1 और 3। तब बात ये आती कि 3 है या 1 और 3 है। तो औद्योगिक क्रांति से यूरोप में वर्गीय संरचना वाकई में परिवर्तित हुई थी, तो 3 तो बिल्कुल सही है, दोनों में 3 बैठ रहा है। और औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया था, इसको हम गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति का रॉ मटेरियल प्राप्त करने और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल को खपाने के लिए नए नए मार्केट तलाश करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो आपको पता है कि सारे देशों ने अपने अपने देशों के उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंटिन्यू उन्होंने रॉ मटेरियल के लिए नए नए उपनिवेश खोजे और उनके ऊपर अपनी साम्राज्यवादी नीतियां थोपने का प्रयास किया था। तो वाकई में बढ़ावा तेज़ किया था, इसमें कोई दो राय की बात है वो नहीं है। इसका उत्तर क्या बैठेगा? ए बैठेगा, जिसमें 1 और 3 विकल्प जो है वो ज़्यादा सही है। ठीक है, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देख रेख में करवाई थी? बहुत आसान प्रश्न था, मैंने आपको ठीक पढ़ाया था कि अशोक के मंत्री तो सास, रुद्रदामन के मंत्री सुविशाख ने इसका करवाया था। और स्कंदगुप्त के मंत्री पर्ण तत्व भी थे। और ये रेवंतक और उज्जैनतक पर्वतों के मध्य पलासनी, सुक्तासनी, स्वर्ण शक्ति नदियों को जल रोक कर ये झील है वो बनाई गई थी। ये प्रश्न बड़ा कॉमन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? वो छहरात वंश का था? बिल्कुल नहीं था, वो कार्दमक वंश का था। किसका था? कार्दमक वंश का। हमने अच्छे से लिखा है कि कार्दमक वंश का रुद्रदामन था, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, वह एक 7वां शासक से परास्त हुआ था, ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इस जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि 2 बार दक्षिणाधिपति शतकर्णी मतलब वशिष्ठिपुत्र पलुमावी को पराजित किया था इसने। तो ये पराजित बेसिकली हुआ नहीं था, बल्कि पराजित किया था। और उसके बाद में रुद्रदामन की पुत्री का विवाह जो है वो वशिष्ठिपुत्र पलुमावी से हुआ था, ऐसा कन्हरी का लेख हमें बताता है। तो ये बात भी है वो ठीक नहीं है। तीसरा था कि जूनागढ़ के अभिलेख में स्वयं ने महाक्षत्रप की उपाधि ली, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, इसी बिल्कुल सही है। और उसका जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में नहीं है, बल्कि किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा का प्राचीनतम, बृहद और प्रमाणिक लेख है वो माना जाता है। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? सी। बहुत आसान प्रश्न था ये, और एक बिंदु से ही लगभग चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हो रही थी। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था, और किसके हस्तक्षेप के बाद बाहर निकाला था? तो मणिलाल कोठारी ने हस्तक्षेप किया था। उन्होंने गांधी जी तक सूचना पहुंचाई थी, क्योंकि ये वही कोठारी था जिसके कहने पर गांधी जी के ये एक एजेंट के रूप में था, जिसके कहने पर ही मोतीलाल तेजावत ने सरेंडर किया था। उसके बाद उसको जेल में डाला था। वापस इसी व्यक्ति के हस्तक्षेप से इन्होंने वो उनको वापस बाहर निकालने में मदद की थी। तो कौन सा युग्म सही है कि राजपुर घाट की संधि? तो राजपुर घाट की संधि जो है जसवंतराव होलकर लिखा है यहाँ पे, 25 दिसंबर 1805 को जसवंतराव होलकर और बारलो के मध्य राजपुर घाट की संधि हुई थी। तो ये तो बिल्कुल सुमिलित है। देवगांव की संधि जो है वो आपके 1803 17 दिसंबर को ये भोसले और देवगांव के बीच में हुई थी, ये भी सही है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है वो आपके 30 दिसंबर 1830 को महाजी सिंधिया और इनके बीच में हुई थी, तो ये भी, इसमें भी कुछ है नहीं। और फिर बेसिन की संधि जो भी, वो भी बाजीराव द्वितीय के बीच में, इसलिए हम है वो इसको उत्तर है वो सही मानते हैं, डी ऑप्शन को। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिए किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? बहुत आसान प्रश्न था। सपाद लक्ष्य हमने लिखा भी था, 1.25 लाख गाँव का समूह था, और अही छत्र जो है इसकी राजधानी थी। जांगल देश मूल रूप से था ये पूरा का पूरा क्षेत्र। वासुदेव चौहान वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। ठीक है, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? बलूचिस्तान में मेहरगढ़, राणा घुंडई, सुतका गेंड और सुतका कोह, बालाकोट, डाबरकोट और दम्ब सादात हैं। तो इसका सीधा उत्तर क्या बैठेगा? ए बैठेगा। रहमान ढेरी का मैंने आपको बताया था कि यह पंजाब के रावी क्षेत्र में है। मुंडी गौक अफगानिस्तान में है। तो इसका उत्तर क्या है?
ए है और ए मतलब आपके बलूचिस्तान एरिया में ये अवस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अष्ट छाप के संस्थापक थे? मैंने भक्ति संतों और सूफी संतों की बच्चों को PDF दी थी, 7 पेज दिए थे। उसमें से सीधा सवाल बना था कि विट्ठलनाथ ने अष्ट छाप 8 कवियों के समूह की स्थापना की थी, जिसमें आपकी सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास दास ये सारे नाम आते हैं। तो इसमें क्या नाम आएगा? आपके विट्ठलदास उत्तर निकलता है। उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न हुई थी। तो प्रथम आंग्ल सिख 1845-46 में हुआ था और इसके बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि की गई थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ए उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और उसके बाद में लाहौर की संधि हुई थी। निम्नलिखित में से किसका संबंध बैंबिक वंश से है? बैंबिक कहा गया है आपके कालिदास ने कश्यप गोत्र और बैंबिक कुल के ब्राह्मण बताए थे सुंग वंशों को, और सुंग वंश में इसमें एक ही नाम आता है, वो आता है अग्निमित्र का। ये भी हमने स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिखा था और इस बात को हम आगे और ले जाते हैं कि फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? ये वैसे मैं ये टॉपिक करवा नहीं पाया था, तो मैंने एक PDF दी थी कुछ राजाओं के बारे में, तो उसमें हमने लिखा था कि शाह अब्बास ने 1622 तक ये सारी चीज़ें करी थी। तो इसका उत्तर क्या बैठता है? शाह अब्बास। तुमन क्या था? मैंने लिखा था कि 10,000 की सैन्य टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। बरनी कहता है कि इसका उपयोग मंगोल अभियान में होता था और अमीर खुसरो कहता है कि इसका उपयोग है वो दक्षिणी भारत में होता था। तो ये तुमन आपके क्या हो गया? सैनिक संगठन हो गया जो कि मंगोल पद्धति पर आधारित था। मैंने इसको उसमें बहुत बढ़िया समझाया है प्रशासन के अंदर, यहाँ पर भी इसको ले लिया था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी की बात थी, खिलजी में मैंने इसको पढ़ाया था ये। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? ये बहुत आसान प्रश्न था। तो ये आपके दिवेर पर बात आती है कि दिवेर को मेवाड़ का मैराथन जेम्स टोड ने जो है वो कहा था। तो C ऑप्शन इसका उत्तर हो जाता है। अशोक के 8वें वृद्ध शिलालेख के अनुसार, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, 8वें शिलालेख के अनुसार धम्म यात्राओं का आरंभ कहाँ से किया गया था? बोध गया से किया गया था। ठीक है, तो ये 10वें वर्ष की यात्रा थी, बोधि वृक्ष की पूजा की गई थी। तो इसका उत्तर क्या है? आपके B उत्तर है। और ये बहुत टेढ़ा प्रश्न नहीं था, एक सामान्य प्रश्न में से एक इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। और ये एक पुस्तक काफ़ी टेढ़ी पुस्तक थी, लेकिन मेरे पढ़ाई हुई थी ये भी। ठीक है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक है ये, जिसका नाम है ब्रीफ रिमार्क रिगार्डिंग मॉडर्न एनक्रोचमेंट इन द एंशियंट राइट्स ऑफ द फीमेल। अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी परीक्षण। ये बिल्कुल मैंने अच्छे से लिखवाई थी। 1822 की राजा राम मोहन राय की ये पुस्तक है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं थी और मैंने इसको यहाँ पे बाकायदा लिखा था और ये पुस्तक पूछ भी ली गई। ठीक है, मुझे इस पे डाउट था कि ये पूछी जा सकती है। मैंने कहा भी था स्टूडेंट्स को कि इस पे ध्यान रखना, इसको सम्मिलित करना है। और मैंने प्रयाग प्रशस्ति पूरी लिखवाई थी यहाँ पे, महरोली भी लिखाया था, सब बाकी भी लिखवाए थे, जगह इतनी थी तो मैंने 2 ही लिए यहाँ पे। A को 3 करते ही सीधा उत्तर बन जाता है यहाँ पे आपके, ये C बन जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का महरोली ले लेते हैं तो B का 4 हो जाता है, बात पोस्ट हो जाती है। ठीक है, तो C उत्तर इसका बैठ जाता है। और हमने इसको ठीक से लिखा था। हरिश्चंद्र लेखक था, तिल भट्ट ने उत्कीर्ण किया, 33 पंक्तियाँ थी, 1834 में ट्रायर ने इसको खोजा था। ये सारी बातें लिखी हुई थी और ये सारी बातें हमने महरोली में भी लिखी थी यहाँ पे। लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो हमने लिखा था कि जॉन वाइक्लिफ जो है ये पहला व्यक्ति था जिसने धर्म सुधार शब्द का प्रयोग किया था। इसको प्रणेता प्रवर्तक भी कहा जाता है, इसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? लोलार्ड्स कहलाते हैं। बहुत सरल प्रश्न था इतिहास के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से। ये ऐसी 4 पत्र है जिसमें 2 मेरे पढ़ाए हुए थे, 2 नहीं थे यहाँ पे। तो एक सोम प्रकाश था जिसको सभी को पता रहता है। एक बंग ये जाम जमशेद था जो कि गुजराती पारसियों का था, हालांकि पेस्टन जी मनेक जी का था, साथ में मोतीलाल का भी नाम आएगा। ठीक है, तो C का 1 हो जाता है यहाँ पे। तो C का 1 होते उत्तर आपके सीधा C निकल जाता है। सोम प्रकाश B का D हो जाएगा। तो ये उत्तर आपके बैठ जाता है यहाँ पे। 4 जुलाई 1943 को हमने लिखा है, 4 जुलाई 1943 को यहाँ पे 2 जुलाई को टोक्यो से सिंगापुर हमारे सुभाष चंद्र बोस पहुँचते हैं और 4 जुलाई को रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र को IIL मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है आपके इंडियन नेशनल आर्मी का प्रमुख बना दिया। और इसी दिन बोस ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो ये उत्तर कहाँ है?
ये है आपके सिंगापुर के अंदर, क्योंकि टोक्यो से सिंगापुर ये कब पहुंचते हैं, 2 जुलाई के बाद की सारी यात्राएं सिंगापुर की रहेगी। बहुत बढ़िया तरीके से हमने इस चीज़ों को लिख लिया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1918 में की गई। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि 1919 के अधिनियम में चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल के गठन का सुझाव दिया गया था और 1920 में इसका गठन किया जाता है, 1919 की रिकमेंडेशन के बाद में, और 1947 तक ये रहता है। पहला अधिवेशन 8 फरवरी 1921 को हुआ था और फिर इसमें आपके ये सारे सत्र हुए, 6 सत्र हुए। मैंने 6 सत्रों के राजा लिखे हैं, तो ए तो गलत है। ठीक है, फिर देखो बी क्या लिखता है कि बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था। तो रियासतों और सरकार के मध्य के संबंधों के निर्धारण हेतु 1927 में बटलर समिति का गठन किया गया। एज इट इज बात लिखिए। इसका अध्यक्ष हर्बर्ट बटलर था। 2 सदस्य थे, सिरिल हॉल्ड्सवर्थ और सिडनी पील इसके सदस्य थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो केवल बी सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों बातें मैंने लिखी थी। प्रश्न आया है ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता से। ठीक है, हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। ये लास्ट वीडियो था सर्वोच्च सत्ता का, आपको याद हो तो। कंगनहली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिलती? हमने 2 जगह पे लिखा था कि कंगनहली में मानव शीर्ष की रायो अशोक लिखा हुआ लघु स्तंभ लेख मिला है। हमने यहाँ पे भी लिखा था कि कर्नाटक के कंगनहली में अर्ध मानव की अशोक की मूर्ति है वो मिली है। तो यहाँ पे सीधा उत्तर क्या जाएगा? ए जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी 1-2 बार प्रश्न ये आया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? देखो बाकी चीज़ें तो काफ़ी कठिन थी, लेकिन एक ऑप्शन बहुत आसान था कि सुहरावर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ। ये इसका उत्तर है, क्योंकि यह असत्य है। क्यों असत्य? क्योंकि ये बगदाद से शुरू हुआ था, बहाउद्दीन ज़कारिया ने स्टार्ट किया था। और बहाउद्दीन ज़कारिया का जो खानकाह था वो आपके मुल्तान में स्थित था, और इसकी मृत्यु के बाद में भी उच्च और मुल्तान केंद्र दिल्ली का इनका कोई उस समय का संबंध नहीं रहा। इसलिए इसका उत्तर क्या है? बी है। बाकी वैसे ठीक है, उलेमा वैसे भी विरोधी थे, क्योंकि शरीयत और तरीकत में कॉन्ट्राडिक्शन आता था। ये मैंने बात समझा रखी है आपको। और खानकाहों से शहरीकरण की प्रक्रिया वाकई में आगे बढ़ी थी। क्यों बढ़ी थी? क्योंकि खानकाह जैसे स्थापित हुए, उसके आसपास लोग रहने लग गए। धीरे धीरे वो नगर बनते गए, और नाथपंथी रहस्यवाद प्रचेष्टियों से वाकई में चर्चाएं करते थे। कई उल्लेख हमें मलफूजात में हमें पढ़ने को भी मिलते हैं। ये सारे जिक्र हमने समझने के दौरान किए थे। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सॉरी, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बागुर तो था ही मध्य पाषाणकालीन स्थल, तो ये तो उत्तर ही नहीं बनता। कालीबंगा का दुर्गीकरण हुआ, हमने सभी को पढ़ा है, अलग अलग पढ़ रखा है। बैराट को भी पढ़ रखा है यहाँ पे। गणेश्वर के अंदर चमकीले मृदभांड नहीं मिले। चमकीले मृदभांड है मौर्य काल से पहले के, गणेश्वर थोड़ा सा प्राचीन है। यहाँ पे कैसे मिले? कपिस्वर्णी मृदभांड मिले हैं जो चमकीले बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सीधा उत्तर क्या जाएगा? इसका सी बैठेगा। 28 जून 1914 को किसकी हत्या के बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो तत्कालिक कारण हमने लिखा था कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड व सोफिया की बोस्निया यात्रा के दौरान इसकी हत्या की गई थी। साराजोवा की यात्रा थी इसकी। तो ये सीधा सा नाम क्या आएगा? इसका बी उत्तर आएगा। बहुत आसान प्रश्न था ये। गोवरिलो प्रिंसिप नामक सर्ब ने इसकी हत्या की थी। ये हत्यारा था, नाम नीचे वाला, और इसकी हत्या हुई थी। यहाँ पे बी उत्तर आ जाता है। सम्मिलित करो। बहुत आसान प्रश्न आया था। इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक थी आपके अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, सी का 2 बैठता है। हाँ, फिर है सुभाष चंद्र बोस इंडियन पिलग्रिम लिखी थी। ये सारी मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो डी का 1 हो जाएगा। 1 मिनट। इंडियन पिलग्रिम्स, डी का 1। और 1 मिनट, ऐसे कैसे ऑप्शन डाल दिए इन्होंने? ऑप्शन डालने में शायद कोई गलती कर गए, मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ। भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है पाकिस्तान एंड पार्टीशन। ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा। ये इन्होंने ऑप्शन लिखने में शायद गलती हो गई है, कोई बात नहीं। और राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है आपके इंडिया विंस फ्रीडम। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है आपके एन इंडियन पिलग्रिम्स। 4, 3, 2, 1 ऐसा होगा कहीं पे। यहाँ पे लिखने में गलती कर गए, आप अपने उत्तर में ये चेक कर लेना। ठीक है, हाँ। कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो इसमें हमने सारी किताब डाल भी रखी। इंडिया विंस फ्रीडम, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडियन पिलग्रिम्स, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी है वो लिख रखी है। हाँ, शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रेतवाड़ी कहलाती थी। कौन से कथन है वो सही है, उनका चयन करना था। हमने लिखा है कि सभी किसानों को भूमि का मालिक मानकर उनके रेत दिए गए थे। ये रेतवाड़ी प्रकार था, स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ था।
तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन था कि शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% लिया था। हमने लिखा था कि यहाँ पे कि पहले 33% था और उसके बाद में इसकी दर बढ़ा के उन्होंने 40% कर दी थी और चुंगी और अन्य कर छोटे छोटे समाप्त कर दिए थे। जब 33% था तब छोटे छोटे टैक्स और थे, और जैसे ही आपके वो टैक्स छोटे ख़त्म किए ना तो 33 से इसको 40% कर दिया गया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है आपके। तो ए और बी दोनों सही बन जाते हैं, सी उत्तर है इसका। मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था से प्रेरित थी। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाई थी शिवाजी के अंदर। इनको सम्मिलित करना था तो देखो, स्वतंत्रता की घोषणा थॉमस जेफरसन, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम्स, ठीक है। कॉमन सेंस थॉमस पेन, और फ्रैंकलिन अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी। आप इसको मिला लेना, 1 4 3 और 2, 1 4 3 और 2, ठीक है, यही बैठ रहा है ना। ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2, ठीक है, ओके। तो ये इसका उत्तर बैठ जाएगा। ये बहुत आसान प्रश्न था। ये 2 प्रश्न आए थे अमेरिका के क्रांति के बौद्धिक कारणों से, और ये दोनों जो बातें थी ये पूछी गई थी अमेरिका की क्रांति के घटनाक्रम से, ठीक है। हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखवाया था कि हॉलैंड का एरिस्मस जो द फर्स्ट वर्ल्ड सिटीजन, जो स्वयं को विश्व नागरिक कहता था, मानववादियों का राजकुमार था, इरास्मस इसका उत्तर था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए। देखो बहुत सही बताया है कि कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे, कुछ गलत नहीं है इसमें। देखो शिव के मंदिर थे, यहाँ पे शिव पार्वती के कई सारे मंदिर थे, इसका मतलब ये बात भी सही है, ठीक है। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई, ये भी बहुत बात सही है कि पहली बार मंदिर और मूर्तियों का काम यहाँ से शुरू हुआ था। और तीसरी बात, गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। ये बात हमने कई जगह पढ़ी थी, हर राजा की धार्मिक नीति में पढ़ रखी है। तो ये कथन तीनों ही सही है आपके सभी ए बी सी है वो सत्य है। निम्नलिखित में से किसने मराठा प्रशासन में सेना करते का शब्द पद सृजित किया था? तो मैंने बताया था कि साहू ने सेना करते नामक नवीन पद का सृजन किया था, जिस पर पहली बार नियुक्ति जो है वो बालाजी विश्वनाथ की गई थी। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? साहू जी, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ, 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्णद्वीप पर राज्य किया था? तो ये शैलेंद्र वंश था। 8वीं शताब्दी में यहाँ पर शैलेंद्र शासकों ने शासन करना शुरू किया था, हमने स्पष्ट तौर पे लिखा है। और आर.सी. मजूमदार ने यहाँ पर काफ़ी कुछ अध्ययन भी यहाँ पे किया था। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया? तो मैंने लिखा था कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया। जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वयं उसका सदस्य बना था, स्वयं को फ्रांसिस नागरिक मानते हुए नागरिक टीपू की उपाधि ली थी उसने। उसके बावजूद भी उसको फ्रांस से कोई सहायता जो है वो नहीं मिली थी। तो इसका उत्तर है वो बहुत आसान था, श्रीरंगपट्टनम। जर्मनी में न्यूरेमबर्ग कानून कब बने थे? तो ये जो है न्यूरेमबर्ग में 15 सितंबर 1935 की रैली में ये कानून बनाया गया था, जिसमें क्या था, नागरिकता छीन ली जाती थी यहूदियों की। ये घेटो लॉ थे आपके। गैर यहूदियों द्वारा यहूदियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की स्थिति में सजा का प्रावधान, ये न्यूरेमबर्ग लॉ थे जो 15 सितंबर 1935 को एक प्रकार से लाए गए थे। सी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ जोगलथम्बी मुद्रा संचय का संबंध किस राजवंश से है? तो जोगलथम्बी हमने पढ़ लिया था कि यहाँ में गौतमीपुत्र यहाँ पे 1906 में खोज हुई थी। 13,250 रजत मुद्राएं प्राप्त हुई है। 92 से 70 सिक्के प्राप्त हुए। एक तरफ नहपान है, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी की मुद्रा लेख है। तो उत्तर क्या बैठेगा इसका? सातवाहन बैठेगा, ठीक है। किस अवसर पर गांधी जी ने केसरे हिंद वापस लौटाया था? तो नकारात्मक कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को केसरे हिंद, बोर रत्न, जुल रत्न लौटा दिए थे। और 4 अगस्त 1920 को यंग इंडिया पत्रिका में वो पत्र प्रकाशित हुआ जो 1 अगस्त को गांधी जी ने एक महारानी को भेजा था। खिलाफत आंदोलन के दौरान ब्रिटिश नीति का विरोध भी किया था। तो इसका सीधा सा उत्तर क्या जाएगा? असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिया था हमने। समाहर्ता राजस्व सही है। व्यवहारिक फौजदारी नहीं होता था बल्कि दीवानी न्यायालय होता था, इसलिए इसका उत्तर क्या बैठेगा? बी उत्तर आ जाएगा इसका।
प्रशासता लिख लिया था, राजकीय आदेश का काम करता है, और द्वारिक राजमहल की देखभाल का काम करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, बी उत्तर बैठेगा। मौर्यकालीन प्रशासन से ये सार आया है। ये तीर्थ हैं और तीर्थ में से इन्होंने ये प्रश्न लिया। निम्नलिखित में से एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी तो चीज़ें बहुत कॉमन थी, तो मैंने कहा सीधा उत्तर पे आता हूँ, इतने सारे स्क्रीनशॉट शेयर नहीं हो पाते। तो लिखा था मैंने कि दीवान अर्ज का गठन पहली बार बलबन ने किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी तो आपको पता है कि टंका जीतल चलाए थे, इसकी हमने पूरी डिटेल लिखी थी। खलीफा से 1229 में खिल्लत प्राप्त की थी। लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी लेके आया था। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, दीवान अर्ज। बहुत आसान प्रश्न है इतिहास के दृष्टिकोण से। किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद को बरार देने के लिए बाध्य किया था? हमने लिखा था कि ऋण के बदले डलहौजी ने बरार का विलय किया था, जो कि निजाम से ले लिया था इसने। ये आपने युद्ध नीति के आधार पे, कुशासन के आधार पे, वहाँ पे इस बात को हमने समझा था। हमने तंजौर को भी पढ़ा था कि 1855 में महारानी कामाक्षी देवी मद्रास उच्च न्यायालय में जीती, मगर पूर्वी परिषद से वो आ रही थी, उसका भी इस प्रकार से विलय किया गया था। तो ये कौन था, ये डलहौजी था। ये भी हमारे पढ़ा हुआ था। निम्नलिखित में से काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको हमने ठीक तरीके से पढ़ रखा था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मैंने आपको बता दिया था 1956। ठीक है, लिंगायती नहीं है, बेसिकली ये लिंगजात है। ठीक है, ये शब्द बोर्ड ने गलत लिखा है, आरपीएससी ने। ये लिंगजात समझौता है, और ये लिंगजात समझौता आपके हुआ था कब, 1947 में। इंडोनेशिया का मामला है ये। ठीक है, हनोई समझौता मैंने यहाँ अच्छे से बताया है। यहाँ पे हनोई समझौते के बारे में 2 हो गए। हाँ, ये रहा 1946 में वियतनाम, 46 में वियतनाम और फ्रांस के बीच में ये हनोई समझौता हुआ था 1946 के अंदर। और इंडोनेशिया से संबंधित जो है हेग सम्मेलन कहाँ हुआ, 1 मिनट, मैंने इसमें भी लिखा। ये एक हो गया, लिंगजात हो गया। ये रहा 1949 में दिल्ली में बैठक की, दिल्ली प्रस्ताव या फिर उसे हेग समझौता कहा जाता है। ठीक है, ये होता है दिसंबर 1949 में, 1949 में। तो अब आप देख लो, सी, बी, डी और ए, सी बी डी ए। ठीक है, तो पहले कौन सा, बाद में कौन सा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सी, बी, डी और ए। ठीक है, तो ये भी मेरे पढ़ाया हुआ था। ये जो नया सिलेबस ऐड हुआ था ना, साम्राज्यवाद वगैरह, अरब में साम्राज्यवाद और अफ्रीका में साम्राज्यवाद, एशिया में साम्राज्यवाद, वहाँ से ही प्रश्न बना है। जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो लिखा हुआ था हमारे, सर्वोच्च ज्ञान क्या कहलाता है? कैवल्य कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका उत्तर बैठता है। रणजीत सिंह की किस सैनिक टुकड़ी में फ्रांसीसी सैनिक भर्ती किए गए थे? तो वर्ष 1822 में इटली निवासी जनरल वेंतुरा व फ्रांस निवासी अलार्ड ने फौज ए खास का गठन किया था। उसके ये सारे भाग थे। तो फौज ए खास सीधा उत्तर पड़ा है। मैंने उसको बहुत बढ़िया तरीके से रणजीत सिंह का प्रशासन आपको समझाया था। कौन सा कथन सही है? उसी पीडीएफ में जो मैंने बच्चों को दी थी। तो मीर बख्शी सैन्य विभाग का भी अध्यक्ष होता था, और खुफिया और सूचना एजेंसियों का प्रमुख भी यहाँ पे होता था। गुप्तचर विभाग और वाक्यान्वेष जैसे कार्य भी करता था। तो दोनों कथन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ कथन है। पहला कथन हमने पढ़ा था कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ये आंदोलन शुरू होता है। यही बात इसने लिखी है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद आंदोलन प्रारंभ होता है। दूसरा लिखा है हमने कि यह आपके ऑपरेशन जब 0 ओवर चला नाइट को, तो उसके बाद में आंदोलन बिना नेतृत्व के स्वतः स्फूर्त तरीके से आगे बढ़ा था। तो इसमें किसी का नेतृत्व है वो नहीं था। तो बी ऑप्शन गलत हो जाता है। एक सत्य है और बी गलत है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त तरीके से आगे बढ़ा था। ठीक है, जर्मनी की राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया था? मैंने आपको ज़ेलवरिन संघ बताया था, और मैंने कहा था कि इसने आर्थिक एकीकरण किया था। ये चुंगी नाका संघ था, और किस तरह से आगे बढ़ा था, सारी चीज़ें हमने यहाँ बताई थी आपको। तो ये उत्तर क्या होगा इसका? ज़ेलवरिन संघ। ठीक है, भारत में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी बेसिकली आपके 1867 के अंदर मिर्ज़ापुर में कार्लाइल ने यहाँ पे खोज कर ली थी सबसे पहले। ठीक है, तो उत्तर क्या बैठेगा इसका? डी। और दूसरे नंबर पे किसका नंबर लगेगा? वीएस वांकणकर का, जिन्होंने भीमबेटका में ये चीज़ें खोजी थी। ठीक है, अमृतसर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो हमने लिखा है कि रणजीत सिंह व जनरल लॉर्ड मिंटो के बीच में
मिंटो के प्रतिनिधि मेटकॉफ के बीच में 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। तो 1809 में भी ये वैसे सही हो जाता है क्योंकि इसमें रणजीत सिंह का एक ही विकल्प है यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया था, पूरे क्लास की स्क्रीनशॉट है ये। हाँ, वस्त उल हयात के लेखक कौन है? मैंने आपको बताया था कि अमीर खुसरो जो है उसने पद्य साहित्य में दीवान लिखे थे। दीवान में उसने 5 दीवान थे बड़े मैन उसके। तोहफात उस सिगार जो बचपन का तोहफा कहते हैं, वस्त हयात, गुरतुल माल, बाकिया नकिया, निहायतुल कमाल, ये उसमें वस्त हयात ये स्पष्ट तौर पे लिखा है। ये किसका दीवान है? अमीर खुसरो का दीवान है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। इतना आसान प्रश्न भी नहीं था ये, बट प्रश्न अगर ठीक से समझा जाए तो इतिहास का विद्यार्थी कर सकता है इसको। ठीक है, बट ये था टफ प्रश्न में से एक, नेट टाइप का प्रश्न था। हालांकि हमने इसको लिख भी लिया था और जब पढ़ा रहा था तो बच्चे कहते थे सर काफ़ी गहराई से पढ़ा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था, सामान्य पढ़ाया था। लेकिन ये था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि अगर मैंने आपको किताबें छुड़वा दी है तो कम से कम सिलेक्शन तो कम से कम आश्वस्त तो हो वीडियो देख के ही। ऐसा ना हो कि वीडियो से पढ़े सिलेक्शन यहाँ से प्रश्न ना आए तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो पश्चाताप रह जाता, एक दुख रहता हमेशा कि मैंने आपके साथ में ठीक नहीं किया। ठीक है, क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें कन्वेंशन ने फ्रांस से लागू करवाया था? तो सो कुलांत का हमने लिखा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख तो नहीं पाया, लेकिन इस वीडियो में मैंने बोला बहुत अच्छी तरीके से था कि ये जो व्यवस्था थी, ये ब्रीचेज ये अमीर लोग पहनते थे, तो इसके विरोध में इन्होंने बिना घुटनों वाले सोन कुलांत पहनने शुरू किए थे। तो एक ऑप्शन सीधा डिलीट हो जाता है और ये दोनों ऑप्शन सही बैठ जाते हैं। ठीक है, इसका सीधे तौर पे तो हमने नहीं पढ़ा था, बट काफ़ी कुछ चीज़ें अगर इसको सुन लिया होता वीडियो को तो भी उत्तर निकालने की स्थिति में बड़े आराम से आ जाते हैं। अवदान साहित्य मैंने बताया था, अवदान कल्प क्षेमेंद्र का है। अवदान साहित्य जो है वो किसका है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखा है। जय दयाल व मेहराब ये तो बहुत आसान थे, ये क्रांति कोटा से संबंधित थे। जय दयाल भटनागर तथा मेहराब खान जो कि करौली का रिसालदार था, तो ये कोटा से उत्तर निकल जाता है। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो पूरा कैलाश मंदिर बताया था मैंने कि गुफा संख्या 16 में ये कैलाश मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। राष्ट्रकूट शासक था ये। ठीक है, सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? मैंने बताया था खुम्स युद्ध के मैदान में युद्ध में लूटा हुआ माल था। ज़कात मुसलमानों से लिया जाता था और जजिया जो है वो आपके हिंदुओं से लिया जाता था। ये मैंने पूरी कहानी सुना रखी है। और खराज जो था वो भूमि कर था, विभिन्न धर्मों के किसानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था। ठीक है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी लिख रखी है। 1895 में स्थापित वेलबी आयोग का उद्देश्य क्या था? मैंने दादा भाई नौरोजी में बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि रॉयल कमीशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया इस कमीशन का नाम था। 1895 में इसका गठन हुआ और वेलबी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको वेलबी आयोग कहा गया। इस आयोग में एकमात्र भारतीय दादा भाई नौरोजी थे और इस आयोग का उद्देश्य था भारत में हो रहे आय व्यय के प्रशासन को एक प्रकार से जांच करना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आरोप लगे ना भारतीयों के ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर कि धन निष्कासन ज़्यादा हो रहा है, तब वेलबी आयोग बिठाया गया था। तो ये बेसिकली आया है आपके धन निष्कासन वाले पार्ट से, आपके आर्थिक नीतियों से प्रश्न बना है। हालांकि हमने ठीक लिखा था इसमें, 1900 में रिपोर्ट दी थी। इसके सामने अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए गोखले और दीनसा वासाद साक्ष्य के रूप में लंदन भी गए थे। ये सारी बातें हमने उस दौरान करी थी। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया था? तो ये मान सिंह की बात है और हमने मान सिंह को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा था। उसका बलूचिस्तान अभियान 1580 से लेकर 87 तक का पूरा पढ़ रखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था? तो मैंने आपको बहुत नोट करके बताया था कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिस पर ब्रिटेन के तत्कालिक पीएम विस्काउंट पाल्मस्टन के हस्ताक्षर थे, को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इसको पढ़ा था। और फिर उसमें क्या क्या बातें थी वो भी मैंने आगे बता दी थी। सातवाहनों के विषय में निम्न अंकित कथनों को पढ़िए और आपके सही विकल्प चुनिए। मैंने बताया था कि मत्स्य पुराण में 30 राजाओं
का उल्लेख है और 460 वर्ष शासन करने का उल्लेख है, और वायु पुराण में 17 राजा और 300 वर्ष शासन करने का उल्लेख है। ये सेम की सेम बात यहाँ पे लिखी गई है, मतलब आपके दोनों के दोनों कथन क्या है, ये सही है। ठीक है, मत्स्य पुराण 30 राजा, वायु पुराण आपके 17 राजा। द्वितीय विश्व युद्ध में डी डे की तिथि क्या थी? हमने पढ़ा था यहाँ पे कि 6 जून 1944 को सेनाएं नॉर्मंडी फ्रांस पहुंचती है और यहीं से ये आपके डूम्स डे अर्थात डी डे का शुरुआत करती है। इससे पहले उन्होंने ऑपरेशन फोर्टिट्यूड भी किया था, ऑपरेशन बॉडीगार्ड भी किया था, पश्चिमी मोर्चे की बातें हैं ये सारी की सारी। तो 6 जून 1944, ये बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न है। अगर छोटा सा भी, हालांकि 44 देख के उत्तर तो निकल ही जाना चाहिए था, सभी में 6 जून ही लिख लिया था इन्होंने। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ हुई? बहुत आसान प्रश्न था, बालूकाराम विहाल वैशाली में भी थी, और इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जानकारियाँ इसमें ऑलरेडी लिख रखी थी यहाँ पे। पुष्यमित्र सुंग द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ किसने संपादित किया था? पतंजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि जब मैं अश्वमेघ यज्ञ में यजमान रूप में बैठा था उस समय यवन शासक ने साकेत और माध्यमिका पर अटैक किया था। तो ये बात किसने लिखी है? पतंजलि ने। तो कौन प्रधान पुरोहित थे? पतंजलि ने संपादित किया था। ठीक है, इनको सम्मिलित करना था, बहुत आसान था। उत्तर प्रदेश में है सराय नहर, सारे स्क्रीनशॉट ला नहीं पाया क्योंकि जगह नहीं थी, और लंगनाज है गुजरात के अंदर, दोनों से उत्तर निकल रहा था। तो ए का 1 और सी का 4। ठीक है, तो इसका उत्तर आपकी बी बैठ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आदमगढ़ मध्य प्रदेश, डी का 3 ठीक है वैसे, है ना। जय तीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी थी, वो किस गुरु के संत थे? देखो मध्वाचार्य, मैंने कहा ना, मैंने भक्ति और सूफी की पीडीएफ दी थी बच्चों को, तो मध्वाचार्य के शिष्य थे। मध्वाचार्य के उपदेशों को उनके शिष्य जय तीर्थ ने सूत्र भाष्य नामक पुस्तक में संकलित किया है। मध्वाचार्य ने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा की है। वे मोक्ष प्राप्ति के लिए विष्णु की भक्ति को उपयुक्त रास्ता बताते हैं। इनकी मृत्यु 1278 में हुई। तो ये मध्वाचार्य इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन्य में सम्मिलित नहीं था? पंचजन्य में अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, त्रुषु सम्मिलित थे, जो कि सिंधु के पूर्व में रहने वाले थे। ठीक है, और सिंधु के पश्चिम में कौन थे? अलिन, पक्त, भलाना, शिव और विशानिन, ये सिंधु के पश्चिम में रहने वाले लोग थे। ये पंचजन्य कहलाते थे। ठीक है, पंच और पंच टोटल 10 जन्य हो जाते थे, और भरत जन तो था वो इनसे है, वो बाहर था। तो ये बेसिकली कौन सी घटना का विवरण दे रहा है? ये दे रहा है आपकी 10 राज्य युद्ध का। ठीक है, जिसमें 10 राजा एक तरफ थे और बाकी एक तरफ थे। 10 राजा में 5 सिंधु के पश्चिम में थे, 5 सिंधु के पूर्व में थे। ये 10 आर्य थे। अनार्य कौन थे? अज, शिव व यक्ष, ये अनार्य थे, भेद और ये सब। और सिंधु के पश्चिम में 5 आर्य थे और सिंधु के पूर्व में 5 आर्य थे। पश्चिम में कौन से थे? अलिन, पक्त, बलानस्य और विशानिन। पूर्व में कौन से थे? अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, त्रुषु। 10 के 10 आ रहे थे। कई बार हम यहाँ पे भी गलती करते हैं। ठीक है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखो कंबोडिया, और कंबोडिया के अंदर हमें ठीक से पता है कि इसके अंदर आपकी ये अंकोर वाट का मंदिर आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो उत्तर है नहीं। दूसरा देखिए जावा, जावा में बोरोबुदुर आया हुआ है, ये सभी को ठीक से पता है, तो ये भी उत्तर हो नहीं सकता। आनंद मंदिर, आनंद मंदिर कहाँ पे है? आनंद मंदिर है आपके ब्रह्मा के अंदर। देखो अरिमर्दनपुर में बुद्ध का आनंद मंदिर बना हुआ है, ये है ब्रह्मा का मामला। तो ये उत्तर हो जाएगा, इसने सुमात्रा लिखा है। और लोरोजोंगनम कहाँ पे है? लोरोजोंगनम है आपके जावा के अंदर, लोरोजोंगनम मंदिर आया हुआ है। ठीक है, तो सी उसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमिलित है? मैं सारों की पीपीटी स्क्रीनशॉट की बजाय एक ही लेके आ गया, क्योंकि विक्रमांक देव चरित्र जो है वो विल्हण का है, इसका नहीं है, ये पद्मगुप्त का है। ठीक है, इसको हम परमार वंश में पढ़े थे, वहाँ पे ये सारे परमार वंश में आ जाते हैं ऑलमोस्ट। तो इसका उत्तर आपके डी बैठेगा कि विल्हण की यहाँ पे पुस्तक ये नहीं है। ठीक है, महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को कहाँ पराजित किया था? बयाना दुर्ग भरतपुर में पराजित किया था। हमने इसको बढ़िया तरीके से समझा भी था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बयाना। निम्नलिखित से तुगलक काल में किस स्थान का नाम बदलकर सुल्तानपुर किया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय जब वारंगल अभियान हुआ था तो वारंगल का विलय करके और इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया था और उसको 9 जिलों में विभक्त कर दिया गया है। ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। किसको? वारंगल को सुल्तानपुर का नाम दिया था। 1323 के आसपास की बात है ये। ठीक है, फिर कौन से शासकों ने देवपुत्र की उपाधि ली थी?
कौन से शासकों ने देवपुत्र की उपाधि ली थी? तो मैंने बताया था कि वशिष्ठ की पुत्र कनिष्क द्वितीय अल्पवयस्क के कारण भाई हुइस्क ने सहशासक के रूप में कार्य किया। इस अभिलेख में कनिष्क द्वितीय तो महाराज धीराज देवपुत्र सीजर केसर जैसी उपाधियां प्रयुक्त की गई हैं। तो कुषाण शासकों ने उपाधियां ली थी। वैसे इसके कई सारे प्रमाण हमें मिल जाते हैं, मथुरा की मूर्तियों में भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी एक आसान सवाल था। वो राजस्थान में किस स्थान पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? मैंने बागोर पढ़ाया था आपको, और बागोर मैंने स्पष्ट तौर पे लिखा था कि मानव कंकाल जिनके गलों में हड्डी के उपकरण थे यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तर क्या है इसका? बागोर। ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है बागोर। ठीक है, कौन सा राय सिंह के संबंध में ठीक नहीं है? तो देखिए, राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया था। गलत नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जहांगीर की अनुपस्थिति में राजधानी में जहांगीर ने उसको 5000 का मनसब दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अकबर ने 1603 में राय सिंह को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा, परंतु राय सिंह मेवाड़ की बजाय बीकानेर चले गए। इस कारण अकबर और राय सिंह के संबंधों में कटुता आई थी। ठीक है, और उत्तराधिकारी मामले में राय सिंह ने फिर जहांगीर का समर्थन किया। अकबर की मृत्यु के बाद वो जहांगीर बादशाह बना था। तो इस जगह अगर ये भाग लिया था वाला मैटर है ना, ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि भाग लिया ही नहीं था, वो वहाँ से बीकानेर निकल गया था। तो मेरी जानकारी के अनुसार ए सही है, बी गलत है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा, हो सकता है क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाई थी, तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट भाग लिया था उस जगह थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए मैं इसका उत्तर ए सत्य है और बी असत्य है मान रहा हूँ। कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास मिली है? मैंने ये मूर्ति लाया था बकायदा, आपको पीपीटी में बताई थी। माट टीला मथुरा में मैंने लिखा था कनिष्क की खड़ी हुई टूटी खंडित मूर्ति मिली है, जिसके नीचे महाराज धीराज देवपुत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ से दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो देवपुत्र वाली बात भी क्लियर होती है और मथुरा की मूर्ति वाली बात भी क्लियर हो जाती है। रणजीत सिंह किससे संबंधित थे? तो रणजीत सिंह शुक्रचक्किया मिसल से संबंधित थे। इस बार रणजीत सिंह के सवाल काफ़ी पूछ लिए इन्होंने। शुक्रचक्किया, ठीक है। हाँ, किसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में किया गया? तो मैंने बताया था कि 1851 में सलीमैन की रिपोर्ट आई थी और 1855 में आउटरम की रिपोर्ट आई थी, और इन रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया था। तो जेम्स आउटरम की जो रिपोर्ट थी वो अंतिम रिपोर्ट थी, और ये प्रश्न भी पूछा गया था, अभी यह फल कभी न कभी मेरे मुंह में गिरेगा, चेरी भी कह देते हैं कई बार। उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे देखो, आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पे दो बिंदु है। ये उत्तरी जर्मन परिसंघ जो है, जैसे हम कहते हैं नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन, एनजीसी बोलते हैं इसको, ये बना है आपके 1866 के अंदर। 66 में इसका गठन हुआ, और 1867 के जुलाई महीने में 67 जुलाई में इसका संविधान लागू हुआ। ठीक है, इसका संविधान लागू हुआ, और फिर आपके बिस्मार्क को इसका चांसलर बनाया गया। बिस्मार्क चांसलर बना इसका। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा, फिर 1867 में ये हुई बात, और 1867 में इसको यूएसए और ब्रिटेन ने मान्यता दी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका उत्तर बैठता 1867। लेकिन बात की है कि स्थापना किस साल हुई, तो इसका गठन 1866 में हो चुका था, लेकिन इसका संविधान कब लागू होता है, ये कार्य कब शुरू करती है, कार्य करना कब शुरू करती है, तो 1867 आता है। लेकिन जब स्थापना की बात आती है कि फाउंडेशन, एस्टैब्लिशमेंट, तो एस्टैब्लिशमेंट 66 का है, और कम इनटू फोर्स तब आता है आपके 1867। ठीक है, ये बात है। अब इसको आरपीएससी क्या मानती है, फिर उसके ऊपर आगे बात होगी। तो अभी मैं इसको सी मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बात स्थापना की आई है, तो स्थापना हुई इसकी आपके 1866 में थी। अब ये परिवर्तन में भले 1867 में आए, उन्होंने परिवर्तन जैसा शब्द नहीं लिखा, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट लिखा है, तो एस्टैब्लिशमेंट 1866 का बैठ रहा है। निम्नलिखित में से द्वितीय आंग्ल युद्ध, मैसूर युद्ध में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी थी? हमने पढ़ा था पोर्टोनोवा, पोलिलुर और सोलिंगुर, 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो पोर्टोनोवा, सोलिंगुर और पोइलुर होता, फिर मालवल्ली की कोई लड़ाई नहीं थी। यहाँ पे सीधा उत्तर इसको देख के ही आ जाता था यहाँ पे। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए? मैंने बताया था मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, और उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। एक काउंसिल ऑफ स्टेट था, एक आपकी केंद्रीय विधान परिषद थी। इसमें ये सारे के सारे सदस्य मैंने आपको लिखवाए थे। तो इसका उत्तर क्या है? सी, 1919 का अधिनियम। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख के अनुसार मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है मैंने कि मद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण करवाई गई थी। आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये 460 ईस्वी का गोरखपुर का है और ये स्कंदगुप्त ने इसको करवाया था। इसी पर स्कंदगुप्त के लिए सक्रोपाम उपाधि प्रयुक्त हुई है। ये बातें हमने पढ़ी थी, तो इसका जैन उत्तर हो जाएगा। ठीक है। समुद्रगुप्त ने निम्न में से किसके प्रति कन्युपायन की नीति अपनाई थी? ठीक है, तो आत्मनिवेदन, गरुतमंदक, कन्युपायन, स्वविषय। अब ये 6ठा चरण था समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति का, और इसके अंतर्गत ये नीति 5 राज्यों के खिलाफ चली थी, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 23 और 24 में होता है। और इस चरण में 5 राजाओं के नाम हैं। देवपुत्र शाह अनुशाही जैसे कुषाण शासक माना गया है। शक माना गया मरुंड, सिंहल और सर्वद्वीप सिद्धि। तो इसमें शक और मरुंड सीधा नाम आ जाता है यहाँ पे, सी उत्तर बैठेगा इसका। ठीक है। मेगस्थनीज की इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जा सकते हैं? तो हमने लिखा था कि मेगस्थनीज की पुस्तिका इंडिका मूल रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके कुछ अंश जो है बाद के लेखकों ने लिखे हैं, जिसमें से एरियन, प्लूटोर्क, स्ट्रेबो, डायोडियस, क्लॉडियस, प्लिनी, डायोमेकस और एंटोगोनस, इन्होंने इनके बारे में लिखा है। तो इसमें एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी तीनों नाम आ जाते हैं। एरियन, स्ट्रेबो और प्लिनी तीनों आ जाते हैं। तो 1, 2 और 3 ये लिवी था आपके रोमन इतिहासकार, है ना? हाँ, ग्रीको रोमन इतिहासकार था, उसने इसका कोई जिक्र नहीं किया, बाकी तीनों ने कर रखा है। और इसमें मैंने एक ये भी बात बताई थी आपको कि एरियन, क्लॉडियस और आपके मेगस्थनीज तीनों ने इंडिका लिखी थी। यहाँ पूरी मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई थी, आपको याद हो तो। आगे ये भी सवाल आया होगा, मैं बताऊंगा आपको आगे। अगला सवाल था कि कौन सा कथन बलबन के बारे में ठीक नहीं है? मैंने ठीक किया था आपको कि चालीसा का सुदृढ़ीकरण नहीं किया इसने चालीसा को खत्म किया था। कैसे किया था? तरीका मैंने बताया कि बलबन स्वयं चालीसा का सदस्य रहा था, इस कारण उसे इस वर्ग के प्रशासनिक षड्यंत्रों की पूर्ण जानकारी थी। अतः बलबन अपने दरबार को षड्यंत्रों से बचाए रखना चाहता था, इस कारण चालीसा को कमजोर करने और दमन करने हेतु उसने प्रयास किए थे। उत्तर तो आपका यही निकल गया। फिर भी हमने यहाँ लिखा है कि दिखावटीपन और भिन्न प्रतिबंध तथा दरबारी अनुशासन जैसे कार्य किए थे अपने राजत्व के अंतर्गत। उसने अपने आप को अफरासियाब राजवंश से संबंधित जोड़ा था, तो ये सारी चीज़ें उसने बाकायदा करी थी। लेकिन ये जो बात है ये आपके नहीं आएगी, तो डी इसका उत्तर बन जाता। एकता का पुनर्ग्रहण का भी मामला आएगा, मतलब इसने कमेटियां बिठा के एकताओं को वापस है वो एकतादारों से छीन लिया था। तो ये दोनों राजत्व की है, एकता व्यवस्था की है, और ये व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, तो डी इसका उत्तर बैठ जाता है। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी उपाधि दी थी? तो उक्त अभियानों से प्रसन्न होकर गौरी ने 1206 ईस्वी में ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का अपना वायसराय, मैंने लिखा स्पष्ट शब्दों में, वायसराय घोषित किया और मलिक का पद दिया और वली अहद घोषित किया। कौन सा पद दिया था? मलिक का पद दिया था। ठीक है। फिर हमने एक जगह नीचे और लिखा है 1208 के अंदर गयासुद्दीन मोहम्मद ने ऐबक को दासत्व से मुक्त किया और गजनी से दासत्व मुक्ति के प्रमाण तौर पर उन्होंने फरमान, सिंहासन, लाल छत्र, रक्त की ये सारी चीज़ें भेजी और सुल्तान की उपाधि भी दी। हालांकि ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, लेकिन उसको वहाँ से मध्य एशिया से सुल्तान की पदवी 1208 में दी जरूर गई थी। तो इसका उत्तर आपके ए बैठेगा। माओ ने कियांगसी से किस स्थान तक चीन में ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च किया था? मैंने पढ़ाया था आपको ये लॉन्ग मार्च पूरा का पूरा, जिसे साम्यवादी महाप्रस्थान कहते हैं। माओ से तुंग व कर्नल सूते के नेतृत्व में हुआ था। कियांगसी से सैनसी गए 6000 मील यात्रा की, 370 दिन लगे। 16 अक्टूबर 1934 से लेकर 20 अक्टूबर 1935 तक ये यात्रा करी थी। मैंने पूरी मैप से समझाई थी। तो कहाँ से कहाँ तक थी? कियांगसी से सैनसी तक थी। तो उत्तर क्या होगा? सैनसी। किस स्थान तक की थी, है ना? हाँ, माओ ने, ठीक है, सैनसी उसका उत्तर हो जाएगा। ये हमने पढ़ रखा, चीन की क्रांति से प्रश्न बना हुआ है।
निम्नलिखित में से किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्षक से एक पुस्तक नहीं लिखी? ये मैंने बताया ना कि कैसियस, मैगस्थनीज, एरियन तीनों ने लिखी थी और पेट्रोक्लोरस ने ऐसी कोई भी किताब नहीं लिखी थी। पृथ्वीराज तृतीय द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान मैंने राजपूतों की भी एक पीडीएफ दी थी, ठीक है। उसमें मैंने बताया था परमर्दी देव और उनके बीच में महोबा का युद्ध वगैरह सारी घटनाएं बताई थी। ये बहुत आसान सवाल था। 1851 में ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल को शुरू किया था? तो एक 1848 के अंदर भी किया था। फूले ने पूना में स्कूल खोला था और प्रथम विद्यार्थी सावित्रीबाई बनी थी। सावित्रीबाई इनकी पत्नी भी थी और बाद में ये भारत का पहला अछूत विद्यालय माना जाता था। फिर इसके 3 साल बाद में एक गर्ल्स स्कूल भी उन्होंने पूना के अंदर खोला था। ये बात भी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि ली थी? मैंने बताया आपको कि वीर, शूर, अप्रतिहत चक्र, दक्षिणा पथपति जैसी उपाधियां सतकर्णी प्रथम को दी गई थी, ठीक है। किसको? सतकर्णी प्रथम को ये उपाधियां दी गई थी। पूना हो गया, ठीक है। ये गुफा के ऊपर ये सारी और बातें कुछ लिखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बहुत आसान प्रश्न था। ट्रोटस्की के नेतृत्व में लाल सरकार बनी थी, ये बात तो सही है। इसकरा तो सही है, आपको ही पता है, हम लाए नहीं स्क्रीनशॉट। हम चेका हमने लिखा है कि कहाँ गया हीरा? फ्लेरस डेरेजेंस्की के नेतृत्व में चेका मतलब न्यायालय गठित किए गए जिसमें हजारों को कैद करके दंड दिया गया था। तो चेका बेसिकली गुप्त पुलिस थी। इसका उत्तर ये होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं पहचानना है। और निकोलस तो था ही रोमनो वंश का, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? बी उत्तर बैठेगा। रूस की क्रांति से प्रश्न किया गया है। 1813 के अधिनियम में निम्नलिखित के अनुमूलन का आरंभ हुआ। क्या क्या खत्म किया जाना शुरू किया गया था? भारत के साथ व्यापार पर एक कंपनी का एकाधिकार खत्म करना शुरू हुआ। ये बिल्कुल सही कथन है। क्यों? क्योंकि पहले सभी वस्तुओं पर कंपनी का एकाधिकार था भारत के साथ, भारतीय वस्तुओं के व्यापार का। और 1813 में केवल भारतीय चाय और चीन के साथ व्यापार जो था, ये चीन ही नहीं है, बेसिकली चीन है, तो इन दोनों को रखा था, बाकी सब खत्म कर दिए। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। उन्मूलन किसका प्रारंभ हुआ? 1 नंबर, ठीक है, ए उत्तर होगा इसका। प्रशासनिक पदों पर भी आपकी कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ये 3 तो एकाधिकार बने रहे, इसका अनुमूलन शुरू हो गया था। और ये क्या पूछ रहा है? उन्मूलन किसका प्रारंभ हुआ? तो केवल एक का उन्मूलन हुआ था। ये तीनों का उन्मूलन होगा 1833 में, ठीक है। हाँ, ये इतने सवाल थे जो हमारे कंटेंट से डायरेक्टली लगभग थे और कंटेंट को ठीक तरीके से जिसने भी पढ़ा था ये सब कर लिए, ठीक है। मेरी कंटेंट से बाहर जाने वाले सवालों की अब मैं बात करूँगा। मेरे कॉलेज लेक्चर के बैच में भी राष्ट्र संघ से एक सवाल बाहर गया। वो जल्दबाजी में रिकॉर्ड किया गया लेक्चर है, यहाँ फिर बाहर गया, ठीक है। अब मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि राष्ट्र संघ का सवाल 2 आए, दोनों ही बाहर गए, ठीक है। ये 3 है, ABC वर्ग बनाए थे इन्होंने, ठीक है। आगे इसको बहुत बढ़िया तरीके से मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ अब इसको। और फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया किसको दिए थे? इंग्लैंड को दिए थे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के ये 2 सवाल मेरी अप्रोच से बाहर निकले, ठीक है। सनद परवाना बहिया कहाँ की थी? जोधपुर की थी। संस्कृति मैंने पढ़ाई नहीं, तो न तो मेरी अप्रोच से बाहर निकला, न मैंने इसको पढ़ाया, न मैं आगे कभी संस्कृति पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अकबर ये मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक, क्योंकि अकबर मुगल शासक पढ़ाने बाकी थे। तो इसका उत्तर क्या है आपके? ये सी उत्तर है इसका, परेरा। नासदीय सूक्त, ये मैंने किसी जगह कहानी ज़रूर सुनाई थी, लेकिन मुझे लिखा हुआ कहीं मिला नहीं, बट ये मैंने पढ़ाया ज़रूर है, ये बात तो तय है, ठीक है। हाँ, बट कहाँ पढ़ाया मुझे खुद को मिला नहीं। आप किसी को मिले मेरी कॉपी से तो बता देना, ठीक है। हाँ, इल्तुतमिश, ये मेरी कला पढ़ानी शेष रह गई थी, सल्तनत कालीन कला शेष रह गई थी। तो सल्तनत कालीन कला में ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, गलत कुछ नहीं है इसमें। अतारकिन का दरवाज़ा है, हाँसी में एक छोटी सी मस्जिद है, पल्लवन का मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों को हिसाब से लग रहा है कि ये सही होगा। और लाल पत्थर से बना हुआ है, कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, 1235 के आसपास का है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। ये प्रश्न इसलिए बार है कि मैंने ये पढ़ाया नहीं था, और ये भी इसलिए बार है, ये भी इसलिए बार है कि अकबर नहीं पढ़ा पाया। आबू के परमारों की राजधानी, राजवंश नहीं पढ़ाए थे इसलिए बाहर निकल गया, ठीक है। राजवंश राजस्थान के 3 रहे हुए थे, उनमें से प्रश्न आ गया। पाबना विद्रोह, मुझे लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये किसी भी जो किसान आंदोलन वगैरह थे उनमें से ये हटा दिया गया था, इसलिए हमने पढ़ा नहीं इसको, ठीक है, इसलिए ये बाहर है।
और ये सवाल जो है ये वापस वही कि मेवाड़ की महाराणा मेवाड़ का राजवंश नहीं पढ़ा, इस वजह से बाहर है। इसका उत्तर आपके डी है। और औरंगजेब ने 6000 की जगह 5000 का मनसूब दिया हुआ था। ठीक है, ये इसलिए बाहर है कि वापस हमने मेवाड़ नहीं पढ़ा, इस वजह से ये बाहर है, नहीं तो इसको भी हम बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, और ये इसलिए बाहर है कि हमने राजस्थान के जो सामाजिक और राजनीतिक जागृति का जो एक पाठ था वो पढ़ा नहीं था, इसलिए ये बाहर है। और इसका उत्तर आपके क्या बैठेगा मुझे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा या नहीं ना, इसलिए। एक मिनट, मैंने इसको लगाया तो था, लेकिन इसको मैंने पढ़ा या नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं मिला। थोड़ा सा अगर समय मिल जाता ना, एक महीना और मिल जाता ना, तो शायद मैं एक भी सवाल बाहर नहीं जाने देता। इसका सी उत्तर है। ठीक है, भगवत भक्ति रसायन, ये मेरी अप्रोच से बाहर निकला है। भक्ति पढ़ा है, उसके बावजूद भी ये सवाल बाहर निकला, पता नहीं कहाँ से ये सवाल निकला है। और ये प्रश्न ये बाहर नहीं निकला, इसका स्क्रीनशॉट भूल गए, बाकी ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया। ये हमने पढ़ा है, उसके अंदर जो भारतीय शिक्षा पढ़ाई है मैंने, आपको याद हो तो, उस शिक्षा के अंदर चार्ल्स ग्रांट और सांसद विल्डरफोर्स के बारे में पढ़ा रखा है। ये गलती से इधर आ गया। ठीक है, ये बाहर निकल गया। कितना अच्छा पढ़ाया, उसके बावजूद भी शिवाजी से ये प्रश्न अप्रोच से बाहर चला गया। ये तो मैंने लिखवा रखा है, पता नहीं इसको क्यों नहीं लिया। राष्ट्रीय नियोजन कमेटी जवाहरलाल नेहरू का प्रश्न था। ठीक है, ये संस्कृति का सवाल है और अपने अप्रोच से बाहर है, और ना मैंने कभी संस्कृति आज तक पढ़ाई, ना कभी आगे पढ़ाने वाला। ठीक है, और ये पढ़ाना भी शेष रह गया, मार्को पोलो वाला, नहीं सॉरी, मॉन्सरेट, ये फ्रांस का नहीं है। ये भी मुगल काल की यात्री है, पढ़ाई नहीं थे। और ये राजस्थान की संस्कृति का मैंने नहीं पढ़ाया, ये जान खान की क्याम खान रासो। ठीक है, बस इतने सवाल ही बाहर थे। तो आप सोच लीजिए कि जितना पढ़ाया उसमें से कितने सवाल बाहर निकल गए। ये तो पढ़ा ही नहीं थे। एक ये मान लो, एक ये, 2 3 4, 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं फिर भी बाहर निकल गए। और बाकी कुल मिला के ये टोटल 18 ऐसे सवाल हैं जो आपके 1 2 3 4 5 18 सवाल ऐसे हैं जो कुल पेपर में से 130 में से 112 कंटेंट से निकले। 18 में से 5 प्रश्न ऐसे थे जो पढ़ाई हुई में से बाहर निकल गए, और 10 एक सवाल ऐसे थे जिनका कोर्स हम अधूरा रह गया। आगे जब भी मेरा बैच होने वाला है उसमें मैं वापस उस हिसाब से करूँगा कि शायद संस्कृति के अलावा कोई सवाल बाहर ना जाए। ठीक है, तो आज के इस पेपर के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट के 40 और 95, 40 फर्स्ट पेपर में और 90-95 सेकंड पेपर में। ठीक है, मतलब आप कितने हो गए, 280 में से 10 निकाल दो, 270 के ऊपर जितने भी बच्चे हैं जनरल ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस तीनों के, इन सब के बहुत अच्छे चांसेस है। हो सकता है कट ऑफ उससे 5 नंबर ऊपर नीचे रहें, बट 270 का आंकड़ा मेरे अनुसार बेस्ट आंकड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आप सभी का प्यार मिला, 1 साल पूरा बैच चला, 10 अक्टूबर को शुरू किया, 10 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। शेष रही क्लासेज जो है ये 10 नंबर वाली, ये मैं आगे नवंबर में पूरी कर दूंगा। और जिनके भी बैच लिया हुआ है वो आराम से उसको नोट कर देना, मैं आपकी वैलिडिटी भी बढ़ा दूंगा कोर्स की। और अगला जो भी बैच होगा हमारा, जो उसमें मैं आपसे वापस प्रॉमिस करता हूँ कि संस्कृति के अलावा जो ये 8-10 प्रश्न इधर उधर हुए हैं उसको भी मैं जाने नहीं दूंगा। 10-12 किताबें एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, इस हिसाब से चल रहा हूँ और बड़े विश्वास के साथ और बड़े समर्पण के साथ काम करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं रिजल्ट के लिए आप सभी के साथ है। पुनः धन्यवाद।